मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं गुडविल के चैप्टर को। और इसके पहले जो हमने सेशन लिया था उस सेशन में देखा था कि जब भी आप गुडविल का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें जो चारों चीज़ें हैं, चारों मेथड है, वो चारों मेथड मैंने आपको वहाँ पर बताई थी कि किस तरीके से जो गुडविल है उसके क्वेश्चन को फॉर्मूला वहाँ पर कैसे लगाया जाता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफिक एडजस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। ये एडजस्टमेंट वो होते हैं जिनको अगर एक बार आपने सीख लिया तो ये किसी भी क्वेश्चन में आए उसको उसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो पूरे बुक के चैप्टर में जितने भी एडजस्टमेंट आए हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो सारा कुछ जो है आज के सेशन में हम जो है वो समझने वाले हैं। देखिए, तो आज हम समझेंगे यहाँ पर एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। तो ये एडजस्टमेंट फॉर गुडविल जो है वो क्या है, गुडविल को कैलकुलेट करते समय जो एडजस्टमेंट आते हैं एक्चुअली वो होते क्या हैं, पहले ये समझ लीजिए। देखिए, गुडविल को जो कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट के बेसिस पर। तो गुडविल कैलकुलेट होती है किसके बेसिस पर? प्रॉफिट के बेसिस पर। तो ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये कहाँ लिखा होता है? तो ये लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको समझ में आया इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ और आपको पूरी कोशिश करूँगा मैं समझाने की कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि तभी एडजस्टमेंट जो है हमको समझ में आते हैं जब सामने हमको समझ में आता है कि गलती किस तरीके की हो गई है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी ड्रॉ किया है और ऊपर में मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसको भी बना दिया है आप लोगों के लिए। तो ये हमारे पास बना हुआ है एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है अपना डेबिट साइड और ये है इधर का क्रेडिट साइड। अब एक्चुअली मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि एडजस्टमेंट बनता कैसे है, सॉल्व कैसे होता है, ये तो हम हमेशा सीखते हैं। अब एडजस्टमेंट बनता कैसे है, अगर हम ये सीखेंगे तो हमको कोई भी एडजस्टमेंट को करने से पहले हमको उसका डिटेल नॉलेज पहले से होगा और हम उसके जो है सॉल्यूशन बिल्कुल सही तरीके से उसका कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखिए, जनरली होता क्या है कि जब भी एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है तो हमने ये 11th में बनाया है, तो यहाँ जनरली होता है ओपनिंग स्टॉक और इस साइड में होता है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर होती है सेल्स, यहाँ पर होते हैं परचेस, यहाँ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं और यहाँ पर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये यहाँ पर आगे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको लिखा जाता है और जितनी भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से जो है वो कभी भी प्रॉफिट निकलता है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग हमको वो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही हमको जो एडजस्टमेंट है वो कभी भी गुडविल में समझ में आते हैं। अदरवाइज़ आपको फिर वो जो चीज़ें हैं वो याद रखनी पड़ जाएगी, हो सकता है उसमें गलती हो जाए। तो कोशिश करते हैं आपको ये बताने की कि कोई भी एडजस्टमेंट किस तरीके से बनता है। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास गुडविल के बारे में हम अगर बात करें तो गुडविल इसीलिए कैलकुलेट की जाती है ताकि किसी भी बिजनेसमैन के बारे में हमको ये पता चल सके कि वो बिजनेसमैन बिजनेस करने में कितना एफिशिएंट है, कितना स्किल्ड है, कितने अच्छी तरीके से वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला एडजस्टमेंट हम लोग लेने जा रहे हैं उसका नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस
एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? देखिए, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि ऐसा लॉस जो बिजनेस करके नहीं हुआ है, अचानक ही हो गया। जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गुड्स है हमारा वो कम हो रहा है। किन वजह से हो रहा है? या तो उसमें आग लग गई, या तो वो चोरी हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो गुड्स है वो हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाता है? एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ आता होगा? तो जनरली आपको पता है कि ये एबनॉर्मल लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर हो जाए तो यही लिखेंगे ना एबनॉर्मल लॉस को। नुकसान है आपके लिए, तो जितने भी लॉस होते हैं वो सब डेबिट में, जो इनकम होती है वो क्रेडिट में। तो यहाँ एग्जांपल के लिए मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ कि सपोज हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 का है, कोई इनकम है नहीं हमारे पास, तो ऐसा टोटल 10,000 का हो गया। अब एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं 1,000 रुपये के और एबनॉर्मल लॉस ले लेते हैं 5,000 के। ये हमने हमारे मन से लिया है ताकि आपको मैं उस बात को समझा पाऊँ और आप उस चीज़ को सीख पाओ। तो अगर मैं यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 में से यहाँ के 6,000 माइनस करता हूँ डेबिट के, तो मेरे पास कितने बचते हैं? 4,000। तो मैं कहूँगा मेरा जो नेट प्रॉफिट हो रहा है भाई वो तो कितने का हो रहा है? 4,000 का ही हो रहा है। लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करते समय रूल ये कहता है कि जो एबनॉर्मल लॉस है उसको आपको लेना नहीं है, उसको छोड़ देना है, उसके इफेक्ट को ख़त्म करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर आप इफेक्ट ख़त्म नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन की जो गुडविल है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए, एक बात समझिए कि अगर आपके बाजू में कोई ऐसा विद्यार्थी रहता है, स्टूडेंट रहता है, जिसको आपने काफ़ी बचपन से देखा हुआ है और जब वो 9 तक के उसके मैथ्स में जो भी नंबर आते थे वो 98 आते थे, जब वो 10th में पहुंचा और मेन एग्ज़ाम के समय अगर वो बीमार हो गया तो उसके इस बार जो 10th में परसेंटेज आए हैं वो भी काफ़ी कम है और मैथ्स के नंबर भी 60 समथिंग है। तो अब आप क्या कहेंगे, वो विद्यार्थी होशियार है या फिर होशियार नहीं है? तो 9 तक का जो इसका रिकॉर्ड था वो तो 98 नंबर लेकर आ रहा था मैथ्स में, इसका मतलब है मैथ्स उसका अच्छा है। तो आप जब वो आएगा आपके पास कि भाई इस बार तो 60 नंबर आप देखेंगे तो आप उससे पूछेंगे ना कि भाई इतने नंबर कम क्यों आए? तो कम क्यों आने का क्या रीज़न है? तो वो बताएगा आपको कि हाँ सही बात है, उसको बुखार भी था इसलिए वो जो पेपर की तैयारी है वो नहीं कर पाया, उसको काफ़ी कम नंबर आए। तो क्या वो 11th में मैथ्स नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वो तो 10th में बीमार था इसलिए नंबर कम आए। तो सेम यही चीज़ बिजनेसमैन के साथ होती है। प्रॉफिट कम हुआ है, रीज़न, अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो इनका जो प्रॉफिट है मेरे ख्याल से वो हुआ होता 9,000 का। तो इसलिए गुडविल को कैलकुलेट करते समय कहा जाता है कि अगर किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको लॉस नहीं मानिए, उसको माइनस मत कीजिए, बल्कि जिस साल जिस वर्ष के प्रॉफिट में ये हुआ है उस साल के प्रॉफिट में आप इसको प्लस कर दीजिए। तो एबनॉर्मल लॉस कहीं पर भी लिख कर आए आपको गुडविल में हमेशा उसको क्या करना है? प्लस ही करना है। तो आपका आज का जो हम सेशन ले रहे हैं वो केवल एडजस्टमेंट के ऊपर है। इन एडजस्टमेंट को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि एबनॉर्मल लॉस अगर कभी भी क्वेश्चन में आया तो हमको उसको क्या करना होता है? ऐड करना होता है, उसको प्लस करना होता है। अब दूसरी बात ऐसी अगर हम कर लें कि एबनॉर्मल इनकम, तो आपको एकदम अब क्लियर है एबनॉर्मल इनकम का मतलब हुआ ऐसी इनकम जो बिजनेस करके नहीं कमाई है, या तो वो इन्वेस्टमेंट से हो गई है या तो धोखे से कहीं से हमको प्राप्त हो गई है, पर वो बिजनेस करके नहीं कमाई गई, तो वो एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल इनकम का क्या मतलब हुआ? ऐसी इनकम जो बिजनेस करके ना कमाई गई हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इनकम या डिसअलाउड इनकम। ऐसी इनकम जिसका संबंध बिजनेस से ना हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इनकम की बात करूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर मैं लिखता हूँ और ये लिख देता हूँ 2,000, अभी मैं यहाँ से इस एबनॉर्मल लॉस को हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि नेट प्रॉफिट कितना होगा? देखिए, अगर 10,000 प्लस 2,000 किया तो यहाँ पर होता है 12,000। अब 12,000 में से 1,000 माइनस होगा तो हमारे पास कितने बचेंगे? 11,000 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो अब बताइए कि इस बिजनेसमैन को यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 11,000 का। क्या ये सही है?
अब इसे पता करते हैं। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो बिजनेस की इनकम है, नो प्रॉब्लम, ये 10,000 तो है। यहाँ लिखा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, उसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से उसको 2,000 रुपये जो है वो यहाँ पर इंटरेस्ट के मिल गए होंगे। तो ये जो 2,000 रुपये इंटरेस्ट के यहाँ पर इनको मिले हैं, ये 2,000 रुपये बिजनेस करके नहीं मिले हैं। तो गुडविल कहती है उन्हीं चीज़ों को लीजिए जो बिजनेस करके मिले हों। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट में ये इनकम जो है वो ऐड हो चुकी है, यानी 10 में 2 ऐड हुआ तो 12 हो गया। जब माइनस किया गया तो ये 2,000 रुपये का इम्पैक्ट इधर भी 11,000 हो गया। अगर मैं कहता कि इसको हम शामिल नहीं करते तो 10,000 माइनस 1,000 करते तो यहाँ 9,000 आते। इसका मतलब है इनकम को लिख देने से जो प्रॉफिट है वो 2,000 से बढ़ गया है। तो सही करने के लिए हमको एबनॉर्मल इनकम को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी हमने सीख लिया कि जब भी हमको क्वेश्चन में आता है एबनॉर्मल लॉस तो आपको प्लस करना है, और एबनॉर्मल इनकम अगर आती है तो आपको उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, बिल्कुल माइनस करना है। इनकम हमेशा वैसे तो प्लस होती है, पर गुडविल के कैलकुलेशन में इसका ठीक इन्वर्स हो जाता है, वो हमेशा क्या होती है, माइनस ही होती है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं हमारे क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बारे में। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक है, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा अगर ये ज़्यादा वैल्यूड हो जाए, ओवर वैल्यूड हो जाए, अंडर वैल्यूड हो जाए, तो इससे क्या होता होगा। तो देखिए यहाँ हम एक बात समझते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, सपोज हमारे पास सेल्स है 30,000 रुपये की और क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 4,000। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 2,000 है, परचेस हम 10,000 का ले लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास 2,000 के हैं। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये हो गया 34,000, और उसमें से अगर मैं इस 14,000 को माइनस करता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास में आता है 20,000। तो ये एक हमारा बेसिक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बनाया, इसमें अभी एडजस्टमेंट नहीं मिला है। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करता हूँ। आप अच्छे से डिजिट की तरफ ध्यान दीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है। सपोज अगर क्लोजिंग स्टॉक 4,000 का यहाँ लिखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 20,000। आप इस डिजिट की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है 4,000, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर 6,000 कर लूँ। देखिए पहले था मेरे पास 4,000, अभी मैंने कितना लिखा है, 6,000, यानी मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड कर दिया, ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दी उसकी। तो मैंने यहाँ लिखा ओवर वैल्यूड या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर ऐसा लिखकर आता है तो देखिए इम्पैक्ट जब दिखेगा तो हमको खुद को समझ में आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया है तो अब यहाँ टोटल आ जाएगा आपके पास 36,000। उसमें से जब आप 2,000 और 10,000 14,000 माइनस करेंगे तो 36,000 में से आपने 14,000 माइनस किया तो 22,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। जहाँ 20,000 लिखा हुआ था वहाँ पर कितना आ रहा है, 22,000। आपको ध्यान रखना है यहाँ पहले ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 20,000, लेकिन अब सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, 22,000। यानी कितने रुपए ज़्यादा हो गए हैं आपके पास में, तो 2,000 रुपये जो है वो यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो गया तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो सही प्रॉफिट पता करने के लिए हमको उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा, लेस करना होगा। तो हमारा रूल हो गया, अगर एबनॉर्मल लॉस आता है तो प्लस, एबनॉर्मल इनकम आता है तो माइनस। क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो गया तो आपको यहाँ पर उसको क्या करना है, माइनस। तो अब ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, कम लिखा गया, तो प्रॉफिट भी आपका कम हो जाएगा। तो सही पता करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा भाई, प्लस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ सीख लिया क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड प्लस। अब बात कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाए
देखिए सारी डिजिट मैं पहली वाली लिख देता हूँ, जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ था। ये 4000 कर दिया तो ये हो गया 34,000। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा यहाँ पर था 20,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करना है। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड करता हूँ तो 2000 का ओपनिंग स्टॉक है, अगर मैं इसको 4000 कर दूँ तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो बढ़ेगा कि कम होगा? देखिए 34,000 है, 16,000 हो जाएगा, तो ये 20,000 की जगह 18,000 आ जाएगा। तो पहले था कितना 20, पर इसको 2000 की जगह जब मैंने 4000 किया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 18,000 हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया यहाँ पर? कम हो गया। तो अगर प्रॉफिट कम होता है तो सही प्रॉफिट, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड है, ये तो गलत है, जो ओरिजिनल है वही लिखना चाहिए। अंडर वैल्यूड है तो ये भी गलत है, जो सही है वो लिखना चाहिए। तो अगर यहाँ पर आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया तो ये प्रॉफिट को क्या करता है? कम करता है। तो सही करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं? प्लस। और इसी क्रम में अगर हम कहें कि ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाए तो आपको इसको क्या कर देना चाहिए भाई? माइनस कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो अब हम जाते हैं हमारे अगले एडजस्टमेंट के ऊपर। कई बार लिखा होता है कि कोई आपने जो कार है उसको परचेस किया था पर उसको रिपेयर अकाउंट में लिख दिया। कार परचेस बस बट रिकॉर्डेड इन रिपेयर अकाउंट। तो रिपेयर कहाँ पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आप गलती से कई बार जो एसेट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर किसी एसेट को लिखा जाएगा तो जो एसेट है उसकी वजह से आपका प्रॉफिट काफ़ी कम हो जाएगा। तो सही प्रॉफिट पता करने के लिए जितनी भी आपके पास में एसेट्स हैं जो रॉन्गली डेबिट हो गई है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस एसेट को भी आपको अपने स्टेटमेंट में क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। तो जब भी कोई भी एसेट रॉन्गली रिकॉर्डेड हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो डेबिट साइड में होगी। तो सही पता करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यही सारे कुछ जो हैं हमारे पास में कुछ एडजस्टमेंट है जो अब हमको आगे के क्वेश्चंस में आएंगे। तो इन सभी को आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब हम सवाल को अब शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में वो सभी एडजस्टमेंट वाले रहेंगे, उसमें इसी प्रकार के एडजस्टमेंट आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर मदद करेगी कि किस तरीके से मैंने प्लस किया है और किस तरीके से हम इसको माइनस कर रहे हैं।